ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 पेज 140, चैप्टर 6 पेज 140। सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे भक्ति सूफी ट्रेडिशन का टाइम पीरियड। भक्ति सूफी ट्रेडिशन का टाइम पीरियड है 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी की ये जो चैप्टर 6 है वो इस टाइम पीरियड के बारे में है, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बारे में। फिर आप सेकंड पैराग्राफ के 6 लाइन्स मार्क करेंगे, फर्स्ट 6 लाइन्स। यहाँ पे लिख लेना सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस टू नो अबाउट भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये 1 मार्कर में आ सकता है कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन को जानने के लिए क्या क्या सोर्सेस हैं। ठीक है, तो इसमें आप अंडरलाइन करिएगा भक्ति सूफी ट्रेडिशन के लिए न्यू टेक्सुअल सोर्सेस अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड कॉम्पोजिशन एट्रीब्यूटेड टू पोएट सेंट्स मोस्ट ऑफ हुम एक्सप्रेस देमसेल्फ ओरली इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। तो 1 मार्कर में सबसे पहला सोर्स है भक्ति सूफी ट्रेडिशन को जानने का टेक्सुअल सोर्सेस कॉम्पोजिशन। जो गीत संगीत लिखे गए थे वो कॉम्पोजिशन जो है पहला सोर्स है इस टाइम के भक्ति जो भी गुरु थे उनके बारे में जानने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन दीज कॉम्पोजिशन व्हिच वर ऑफन सेट टू म्यूजिक वर कंपाइल्ड बाय डिसाइपल और डिवोटीज जनरली आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट सेंट। 1 मार्कर में ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये जो गुरु होते थे, इनकी जो बातें थी, गीत संगीत थे, उनको कब पोएम में कन्वर्ट किया गया, उनकी मृत्यु के बाद कन्वर्ट करा गया। और किसने कन्वर्ट करा, उनके डिसाइपल और डिवोटीज ने कन्वर्ट करा। ये 1 मार्कर में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स मार्क कर लीजिएगा। सेकेंड सोर्स टू नो अबाउट द गुरु इज हेजियोग्राफी। हिस्टोरियन ऑल्सो ड्रॉन हेजियोग्राफी और बायोग्राफी ऑफ सेंट रिटन बाय देयर फॉलोअर। तो 1 मार्कर में आपसे हेजियोग्राफी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हेजियोग्राफी क्या होता है। हेजियोग्राफी आर द बायोग्राफी ऑफ सेंट, किसी भी संत महात्मा की के ऊपर लिखी गई किताब, उसकी कहानी को हेजियोग्राफी कहते हैं। और वह कहानी कौन लिखता है, उनके फॉलोअर्स लिखते हैं। समझ आएगी? इसके आने के बहुत चांसेस हैं कि हेजियोग्राफी क्या होता है 1 मार्कर में। ठीक है, देन आपके साइड में एक फोटो बनी हुई है, फिगर 6.1 दिख रही है, फिगर 6.1। यस। ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट आप 1 मार्कर में याद कर लीजिएगा। ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ मनिका वाचकार अ डिवोटी ऑफ शिवा। बस ये आपको क्या करेंगे, फोटो दे देंगे और 4 ऑप्शन पूछेंगे कि फोटो किसकी है। ठीक है, तो ये मनी वाचकार की है, शिवा की ये डिवोटी थी। ठीक है दीदी, ये पैसे रख लेना, भूल होंगे क्लास में होंगे। हाँ मैं क्लास में हूँ फिर। ठीक है, कितना हो गया, ये पेज ओवर। फिर साइड वाले पेज पे आ जाओ। इस पेज में आपको एक ब्लू बॉक्स दिख रहा है, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन की फर्स्ट 5 लाइन्स मार्क कर लीजिएगा 1 मार्कर में। ठीक है, द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन वर कॉइन्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट 1 मार्कर रॉबर्ट रेडफील्ड। ये आने के चांसेस अगेन बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि CBSE के सैम्पल पेपर में था ये। ठीक है, कि ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन वर्ड किसने दिया था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। ही वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, in the 20th century to describe the cultural practice of peasant societies। ठीक है, अब हम आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट पे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना, ये नीचे की फोटो पे आ जाएगा, फिगर 6.2। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे राइट में जगन्नाथ है, सेंटर में उनकी सिस्टर सुभद्रा है एंड लेफ्ट में है बलराम। ये उड़ीसा के अंदर विष्णु की इस फॉर्म में वर्शिप होती है। ठीक है, इस फोटो के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ रही है। मैं ना 1 मार्कर की तरह कर रही हूँ, मैं चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में दोबारा रिविजन में सारी दूंगी। ठीक है, अभी हम 1 मार्कर की तरफ प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर आपको एक फोटो दिखेगी, फिगर 6.3 दिख रही है, ये अंडरलाइन कर लो, बुद्धिस्ट गॉडेस मरीची। इसके आने के कम चांस है, फिर भी आ सकता है, 60% चांस है इसके आने के। जो पहली जगन्नाथ वाली फोटो करी है उसके 90% चांस है बोर्ड में आने के। ठीक है, नाउ सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइन्स, लक्ष्मी द वाइफ ऑफ विष्णु एंड पार्वती द वाइफ ऑफ शिवा। दिख रहा है मैम? सच इंस्टेंस स्टार्ट करने की डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सच इंस्टेंस की लास्ट 2 लाइन्स, ओके। लक्ष्मी द विष्णु वाइफ ऑफ विष्णु एंड पार्वती द वाइफ ऑफ शिवा। ये 1 मार्कर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आ जाएगा। अब हम आते हैं डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसकी पहली 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस वर द फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट वाज क्लासिफाइड एज तांत्रिक। 1 मार्कर, जो देवियों की पूजा होती थी उनको जनरली ये कनेक्ट करते थे तांत्रिक पूजा से। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे ओम हीम शीम चंडाय नमः समथिंग समथिंग, तो तांत्रिक पूजा में देवियों की पूजा को ज़्यादा आगे रखा जाता है। ठीक है, ये 1 मार्कर में कर लीजिएगा।
फिर आगे 5 लाइनें भी मार्क कर लीजिएगा. तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दे वर ओपन टू वुमेन एंड मेन एंड प्रैक्टिशनर ऑफर इग्नोर्ड कास्ट एंड क्लास विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट. ये जो तांत्रिक पूजा थी इसलिए फेमस थी क्योंकि आदमियों के लिए भी ओपन थी, औरतों के लिए भी ओपन थी. कास्ट का कोई बैरियर नहीं, क्लास का कोई बैरियर नहीं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की 5th लाइन से मार्क करना. द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन. ये वर्ड दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है. 5th लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ की. Ma'am, all of these. ये 5th लाइन. Paragraph. हाँ 5th लाइन. द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ वैदिक पैंथियन. Yes, ma'am. अंडरलाइन कर लेना कि वैदिक टाइम पे, वैदिक एज में किन भगवानों की पूजा होती थी? अग्नि, इंद्र और सोम. ठीक है. इनकी पूजा सॉरी कम हो गई. वैदिक पैंथियन में इनकी पूजा कम हो गई. ठीक है. एंड नेक्स्ट लाइन मार्क करना. while we can catch glimpse of Vishnu, Shiva and goddess in Vedic mantras. ठीक है. तो जो पुराने गॉड थे वो थे इंद्र, अग्नि, सोम, और जो नए गॉड थे वो थे विष्णु, शिवा एंड गॉडेसेस, शेरावाली माता एंड ऑल. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति. ये दिख रहा है. Yes, ma'am. इसकी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 6th लाइन में लिखा होगा विमेन एंड लोअर कास्ट. दिख रहा Yes, है. ma'am. अंडरलाइन कर लो. विमेन एंड लोअर कास्ट कैटेगरी कंसिडर इन एलिजिबल फॉर लिबरेशन विद एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क. ये भी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आता है कि उन 2 कैटेगरी के लोगों को ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मुक्ति नहीं मिलेगी. तो वो 2 लोग थे, औरतें और लोअर कास्ट लोग. इनको कभी लाइफ में मुक्ति नहीं मिलेगी. नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली 3 लाइनें, 4 लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन ऑफन क्लासीफाई भक्ति ट्रेडिशन इनटू 2 कैटेगरी. भक्ति को 2 कैटेगरी में बांटा गया है. सगुन विद एट्रीब्यूट एंड निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट. जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम विष्णु की पूजा करते हैं, हम उनकी शक्ल का एक आइडिया रहता है, स्किन कलर, उनके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, हमें सब पता होता है. Yes, ma'am. ठीक है. वहीं पे अगर आप सिखिज्म या इस्लाम में करोगे तो उनकी कोई वो नहीं होती है, बॉडी नहीं होती है. ठीक है. वो निर्गुण भक्ति है जिसके अंदर आप किसी धर्म में किसी भगवान की कोई शक्ल या आकार नहीं है, वो निर्गुण भक्ति. और जब हम प्रॉपर शक्ल है, कोई आकार है, कोई शेप है, उसकी पूजा कर रहे हैं तो वो सगुण भक्ति. Sorry. ठीक है. तो सगुण इज विद एट्रीब्यूट, निर्गुण इज विदाउट एट्रीब्यूट. इसके आने के बहुत चांसेस हैं. ठीक है. तो सिखिज्म एंड इस्लाम इज निर्गुण भक्ति, हिंदुइज्म इज सगुण भक्ति. Sabun birthday. ठीक है. द फॉर्मर इंक्लूड ट्रेडिशन दैट फोकस ऑन वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेटी सच एज शिवा, विष्णु एंड हिज अवतार एंड फॉर्म ऑफ गॉडेस ऑफ देवी. ऑल कॉन्सेप्चुलाइज इन एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म. एंथ्रोमॉर्फिक जिसके हाथ पाँव एक सर्टन शेप होता है. निर्गुण भक्ति ऑन द अदर हैंड वाज द वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड. इतना क्लियर हुआ? ये भी 1 marker है. ये 1 मार्कर है, मतलब ऊपर की 2 लाइनें हैं बट पीछे नीचे से भी पूछ सकते हैं. कुछ ना कुछ डिफरेंस पूछ लेंगे 1 मार्कर में. इस सगुण निर्गुण का डिफरेंस बता दो. ठीक है. आपको 1 मार्कर में क्या क्या आ सकता है मैं पहले ये बता देती हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल, रीजन असर्शन, MCQ, आपके 1 मार्कर की डेफिनेशंस, ये सब आ सकता है आपको. ठीक है. टाइम पीरियड दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा टाइम पीरियड करेक्ट है. ईयर्स भी याद करने हैं. पोएट, राइटर, पोएट्स वगैरह ये राइटर पूछ लेते हैं, ऑथर कौन है इसका, तो ये पूछे हुए हैं. Okay. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलवर एंड नयनार ऑफ तमिलनाडु. ठीक है. तो दोनों जो 2 कैटेगरी के लोग थे, एक विष्णु की पूजा करते थे, एक शिव की पूजा करते थे. 2nd लाइन से मार्क करना. अलवर लिटरली दोज हु वर इमर्स्ड इन डिवोशन ऑफ विष्णु. अलवर वर द पीपल जो विष्णु की पूजा करते थे. एंड नयनार्स वर द लीडर्स डिवोटी ऑफ शिवा. समझ में आई है ऋषिका? Yes, ma'am. ठीक है. दोनों तमिलनाडु में रहते थे, ये कॉमन है. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट दिख रहा है. Yes, ma'am. इसके 2nd पैराग्राफ पे आना. 2nd पैराग्राफ की 4th लाइन, फॉर इंस्टेंस, दिख रहा है. Yes, ma'am. अंडरलाइन करना. वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज और कॉम्पोजिशन ऑफ अलवर इज द नलयिरा दिव्या प्रबंधनम. ये बोर्ड्स में 2019 के आ चुका है 1 मार्कर में. ठीक है. Okay. अलवर की सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है नलयिरा दिव्या प्रबंधनम. इसकी स्पेलिंग याद करने की कोशिश करना क्योंकि इसके स्कूल के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं. Okay. ठीक है. तो अलवर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है नलयिरा दिव्या प्रबंधनम. इसका दूसरा नाम है तमिल वेदा. वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज अ तमिल वेदा. 1 मार्कर. नेक्स्ट पैराग्राफ विमेन डिवोटीज पे. अब अलवर्स की भी एक फेमस विमेन डिवोटी थी और नैनार की भी एक फेमस विमेन डिवोटी थी. दोनों के नाम याद करने क्योंकि एक नाम आ चुका है बोर्ड में, दूसरा नाम आ सकता है. Okay. ठीक है. 2nd लाइन से मार्क करना. आंडाल अ वुमन अलवर. दिख रहा है. Yes, ma'am. आंडाल अ वुमन अलवर. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है आंडाल सॉ हरसेल्फ एज द बिलवेड ऑफ विष्णु. हर वर्सेस एक्सप्रेस हर लव फॉर द डेटी.
तो 1 मार्कर में क्वेश्चन आया था कि अलवर फ्रेमवर्क के अंदर सबसे फेमस लेडी भक्त या लेडी डिवोटी कौन थी, तो आप लिखोगे आंडाल। ये 2019 के 1 मार्कर में आ चुका है। Okay. ठीक है, नेक्स्ट है कराईकल अमियार, अ डिवोटी ऑफ शिवा। नयनार के अंदर सबसे फेमस जो लेडी थी वो थी कराईकल अमियार। Okay. ठीक है, दे अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्थेटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। ठीक है, अब इसमें आप साइड में एक फोटो देखोगे गंदी सी औरत की, फिगर 6.4। सोर्स आपको इसमें 1 मार्कर में आएंगे या नहीं आएंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। जब मैं चैप्टर कराऊंगी उसके साथ तो मैं ना इसके क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में तुम्हें पूरे आंसर से दे दूंगी सोर्स के। Okay, ma'am. ठीक है, इसमें सोर्स 2 आ सकता है, सोर्स 2 बोर्ड में आया हुआ है, सोर्स 3 भी बोर्ड में आया हुआ है, मार्क कर लो। जब चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी ना उसके बाद सोर्स भी एक्सप्लेन करूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने बना रखे हैं तो तुम्हें पूरा नोट्स दे दूंगी। Okay, ma'am. ठीक है, तो ये जो लेडी की फोटो है ये अगेन बोर्ड में आने के बहुत चांसेस है, 90% चांस हैं इसके भी। ये फोटो है कराईकल अमियार की, नयनार ट्रेडिशन की जो भक्त थी वही है ये, शिवा की जो भक्त है। ठीक है, रिलेशन विद द स्टेट में पेज 146 पे आ जाना। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ से सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल इंक्लूडिंग, अंडरलाइन करो, चिदम्बरम, थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पेट्रनेज ऑफ चोला रूलर्स। 1 मार्कर। ये आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो मंदिर है थंजावुर का किसने बनवाया था, ये चिदम्बरम का मंदिर किसने बनवाया, तो चोला रूलर्स। Okay, ma'am. ये 1 मार्कर में आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ, बोथ नयनार एंड अलवर वर रेवर्ड बाय वेलला पेजेंट। 1 मार्कर। कौन से पेजेंट, कौन सी कम्युनिटी अलवर और वेलला, अलवर और नयनार दोनों को फॉलो करती थी, तो वो थी वेलला पेजेंट्स ऑफ तमिलनाडु। Okay, ma'am. ठीक है, उसके बाद ये जो फोटो है फिगर 6.5, ये 1 मार्कर में आ सकती है, इसमें आप लिखोगे शिवा एज नटराज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। Yes, ma'am. ये तमिलनाडु कवर हुआ। इसके अंदर एक नीचे का पैराग्राफ भी है, वो भी मार्क करवाती हूँ। सेकेंड पूरा ही करते हैं। द किंग ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल शिवा हाइम्स इन द टेम्पल अंडर द रॉयल पैट्रनेज, टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू अ टेक्स्ट तेवरम। शिव के जो गीत संगीत हैं तमिलनाडु में उनको एक बुक के अंदर कंपोज किया गया, उस बुक का नाम है तेवरम। Okay, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अराउंड 945 चोला रूरल प्रांत का 1 कॉन्सेक्रेटेड मेटल इमेज ऑफ अपार संबंदार सुंदरार इन शिवा टेम्पल। उसने शिवा की डिफरेंट डांसिंग फॉर्म की, सुंदरता की, इस तरह की फोटोग्राफ्स जो है, इमेजेस जो है, आइडल्स लगवाए थे। 1 मार्कर में पूछेंगे कौन से चोला रूलर ने करवाए थे, तो प्रांत का 1। ठीक है, ऐसे घुस घुस के पूछेंगे ये 1 मार्कर। ठीक है, अब हम आते हैं कर्नाटका में वैरा शिवा ट्रेडिशन। ठीक है, सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड से मार्क करना, ब्राह्मण नेम्ड बासवना हु वाज इनिशियली अ जैना एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग। ये 1 मार्कर में याद कर लेना, बासवना पूछ लेंगे कौन था। ठीक है, बासवना एक ब्राह्मण था जो पहले एक जैनी था एंड वो चालुक्य किंग के अंडर कोर्ट में काम करता था, मिनिस्टर था। Okay, ma'am. ठीक है, उसने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया जिसको वो वैरा शिवा कहता था, अंडरलाइन करना। हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वैरा शिवा, हीरोज ऑफ शिवा और लिंगयास द वेरर ऑफ लिंगा। ठीक है, ये 1 मार्कर में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन, दे वर्शिप शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंग एंड मेन यूजुअली वेयर। ये 1 मार्कर में करना कि आदमी क्या पहनते थे जो लिंगयास होते थे, दे वेयर अ स्मॉल लिंग इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, मैं आपको एक फोटो भेजूंगी बाहुबली की, उसके अंदर बाहुबली मूवी में जो प्रभास हीरो है उसने भी यहाँ पे उसकी शोल्डर पे एक छोटा सा शिवलिंग लगा होता है चांदी का। तो जो भी लिंगयास होते थे वो यहाँ पे एक शिव का चांदी का शिवलिंग फॉर्म में यहाँ पे पहनते थे शोल्डर पे लेफ्ट साइड। ठीक है, एक लाइन छोड़ के, लिंगयास बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड टू शिवा and will not return to this world. Therefore, they do not practice funerary rites such as cremation as described in धर्म शास्त्र. Instead, they ceremonially bury their dead. जनरली हिंदू ट्रेडिशन के अंदर होता है हम जलाते हैं, पर ये कहते थे कि मरने के बाद हम शिव में मिल जाएंगे, हमारा पुनर्जन्म, ये दोबारा से जन्म नहीं होगा, रीबर्थ नहीं होगा, तो ये ज़मीन में दफनाते थे, जलाते नहीं थे। Okay. ठीक है, ये 1 मार्कर कर लोगे। ठीक है, फिर इसकी जो है 4th लाइन से अंडरलाइन करना, द लिंगयास ऑल्सो एनकरेज सर्टन प्रैक्टिस डिसअप्रूव्ड इन द धर्म शास्त्र सच एज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज। ये पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज में बिलीव करते थे, कम से कम 12 साल की उम्र के बाद शादी करो। ठीक है, दूसरा होता था री मैरिज ऑफ विडो। ब्राह्मणिकल आइडियाज़ में विडो की री मैरिज को फेवर नहीं किया जाता था, बट ये लोग करते थे कि विडो री मैरिज कर सकती है। ठीक है, Okay. ठीक है, वैरा शिवा के जानने के लिए हमें क्या बेस्ट सोर्स है, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वैरा शिवा ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वचनास। ये बोर्ड में आ चुका है 1 मार्कर में कि वैरा शिवा के बारे में जानने के लिए कौन सा बेस्ट सोर्स है, वचना। लिटरली सेइंग्स
सब कंपोज इन कन्नड़ बाय डिफरेंट मेन एंड वुमेन ज्वाइनिंग द मूवमेंट। इतना क्लियर हुआ? यस सोर्स 4 बोर्ड में नहीं आता है। पेज 148 छोड़ देना, पेज 149 पे आ जाओ। ठीक है, पिंक बॉक्स अंडरलाइन करो, यस पिंक बॉक्स अंडरलाइन करो उलमा। ठीक है, यस उलमा आर द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। वो लोग जो इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर होते हैं, गुरु होते हैं। ठीक है, उन्हें उनके ग्रुप को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को उलमा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इस्लामिक धर्म के जो इंपॉर्टेंट गुरुज हैं वो बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसे उलमा कहते हैं। समझ में आया? यस नीचे आपको शरिया दिखेगा, दिख रहा है शरिया? यस इसकी पहली 2 लाइन कर लेना, द शरिया इज़ द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, तो इनके जो गुरुओं का जो ग्रुप होता है उसे उलमा कहते हैं, और जो इस्लामिक लॉ इनको फॉलो करना होता है उस लॉ का नाम है शरिया लॉ। ओके ठीक है, तो उलमा इज़ द ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, शरिया इज़ द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया? मैम उलमा जो होता है शरिया जो होता है वो लॉ होता है और उलमा जो है ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स इस्लामिक। ठीक है, फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट, फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट 3rd लाइन से मार्क करना। इन 711 एन अरब जनरल नेम मोहम्मद कासिम कॉन्कर्ड सिंध विच बिकेम पार्ट ऑफ द कैलिफ डोमेन। तो सबसे पहला कौन सा जनरल आया था जिसने इंडिया में इस्लाम धर्म को स्प्रेड करना शुरू किया था? दैट वाज अरब जनरल मोहम्मद कासिम। 1 मार्कर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आना। नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा मार्क कर लेना, थ्योरेटिकली वाला। Theoretically, Muslim rulers were to be guided by the ulama who were expected to ensure that they rule according to Sharia। ये fill in the blanks की तरह आ जाएगा। ठीक है, मुस्लिम रूलर्स को गाइड कौन करेगा? उलमा। और उलमा क्या मेक श्योर करेंगे कि शरिया के लॉस हर जगह अप्लाई हो रहे। ये बात समझ में आई? यस ठीक, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। पहली लाइन पूरी मार्क कर लेना, पहली 6-7 लाइन्स इस पैराग्राफ की। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कैटेगरी ऑफ जिम्मी मीन प्रोटेक्टेड derived from the Arabic word zimma, protection developed for the people who followed revealed scriptures such as Jews and Christians and lived under Muslim rulership। तो Jews थे, Christian थे, Hindus थे, जो अगर मुस्लिम राजा के उसमें रह रहे हैं, प्रजा का पार्ट हैं, तो उनको एक टैक्स भरना पड़ता था। ठीक है, सॉरी, वो उस कैटेगरी में आते थे, वो जिम्मी की कैटेगरी में आते थे और उन्हें टैक्स भरना पड़ता था, जिजिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मुस्लिम राजा क्या चाहेगा? मेरे यहाँ कौन से धर्म का फॉलो करें लोग? मुस्लिम। पर इंडिया में क्या सारे मुस्लिम हैं? इंडिया में बहुत अलग अलग धर्म के लोग थे, तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आप नॉन मुस्लिम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एक कैटेगरी बना देंगे हम, जिम्मी कैटेगरी। जिम्मी कैटेगरी का मतलब है कि हम आपका जिम्मा लेते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बदले हम आपसे टैक्स लेंगे। उस टैक्स का नाम है जिजिया, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी। समझ में आया? यस ठीक है, दे पेड अ टैक्स कॉल्ड जिजिया एंड गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम। इन इंडिया द स्टेटस वाज एक्सटेंडेड टू हिंदूज एज वेल। तो आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, आप जिम्मी कैटेगरी में आओगे मुस्लिम सल्तनत के अंडर, एंड आप एक टैक्स जिजिया पे करके अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकते हो कि आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। अगर कोई टैक्स नहीं भरेगा तो फिर उसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, फिर तो राजा भी अटैक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सोर्स 5 इंपॉर्टेंट है, करवाऊंगी। ठीक है, फिगर 6.7 ऊपर वाली फिगर आने के चांसेस हैं 80%। ऊपर क्या है? ऊपर एक दूसरे धर्म का गुरु है जिसको सिद्धा बोलते हैं, जोगी बोलते हैं, राजस्थान के अंदर होते हैं ये जोगीस। ठीक है, इनके साथ एक मुगल राजा बैठा हुआ है, मुगल राजा है आपका जहांगीर। ठीक है, तो इसमें ये पता चलता है कि ये दूसरे धर्म को भी सपोर्ट करते थे, या दूसरे धर्म वाले गुरुओं से भी एडवाइस ले लिया करते थे। समझ में आया? तो जहांगीर विद अ जोगी, ये आ सकता है। सोर्स नंबर 6 भी बोर्ड में आया हुआ, ये करेंगे। ठीक है, नाउ द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम पे आ जाओ, 5th लाइन से। ऑल दोज हु अडॉप्टेड इस्लाम एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल द 5 पिलर। पेपर में आ जाएगा 5 पिलर कौन से हैं। सबसे पहला पिलर है देयर इज़ वन गॉड अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, शहादा, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम अ डे, नमाज/सलात, गिविंग आर्म्स इज ज़कत, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान इज सौम, एंड परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का इज हज। अब आपसे पेपर में किस तरह से आ सकता है? एक तो 5 पिलर्स पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, या 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इससे कौन सा पिलर नहीं है, या फिर पूछेंगे सोम क्या होता है, शहादा क्या होता है, नमाज क्या होता है, और हज क्या होता है। तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इसके आने के चांसेस अगेन 90% है। ठीक है, इस पैराग्राफ को ज़रूर करना। ठीक है, फिर नीचे आपको एक फोटोग्राफ दिखेगी, दिख रही है? यस
यस मैम 6.9. 6.9 ये फोटोग्राफ आ सकती है, अगेन 80% चांस है. दिस इज अ मॉस्क इन केरला. ओके मैम. नेक्स्ट पेज पे 2 फोटोग्राफ्स आपको और दिखेंगी. यस. पहली जो ऊपर वाली मॉस्क है वो बांग्लादेश की अतिया मॉस्क है. अतिया मॉस्क बांग्लादेश. नीचे वाली मॉस्क की सबसे ज़्यादा चांस है आने के शाह हमादान मॉस्क इन श्रीनगर ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम. यस मैम. ठीक है, ये 1 मार्कर में कर लो. ठीक है. नेम फॉर द कम्युनिटीज़. मुस्लिम क्या है, कभी मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम नहीं कहते थे. ये जिस लोकेशन से आते थे ये अपने आप को उस लोकेशन से कनेक्ट करते थे. तो इसकी जो है आप 10th लाइन से अंडरलाइन करिएगा. तुर्किश रूलर्स वर डेजिग्नेटेड एज तुर्कशा. दिख रहा है. यस मैम. तुर्किश लोग अपने आप को तुरुष्का कहते थे. ताजिकिस्तान के लोग अपने आप को ताजिका बोलते थे. पर्शिया के लोग अपने आप को परिश्का बोलते थे. ये मिला. ये 1 मार्कर में करना. फिर 2 लाइन छोड़ के लिखा है तुर्क एंड अफगान वर रेफर टू एज शाकाज एंड यवनास. यस मैम. इंडिया के लोग तुर्क के लोगों को शाकाज बोलते थे, अफगान के लोगों को यवनास बोलते थे. इंडियन पीपल. ठीक है. ये खुद को तो तुरुष्का, ताजिका और परिश्का बोलते थे, पर हिंदुस्तानी लोग इनको यवना और शाकाज बोलते थे. ठीक है. अ मोर जनरल टर्म यूजिंग दिस माइग्रेंट कम्युनिटी वॉज मलेचा. मलेचा आने के बहुत चांसेस हैं. हुआ मलेचा. मलेचास इंडिकेटेड दैट दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी. जैसे हमारे यहाँ पे 4 कास्ट होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ये उसको भी फॉलो नहीं करते थे. दूसरा, ये लैंग्वेजेस जो बोलते थे वो संस्कृत से डिराइव्ड नहीं थी. सांस्कृतिक भाषाएं नहीं बोलते थे, कोई और भाषा बोलते थे. तो मलेचा वर द पीपल हु डिड नॉट बिलोंग टू द कास्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड दे डिड नॉट स्पीक द लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत. इतना क्लियर हुआ? यस. ठीक है. ग्रोथ ऑफ सूफिज्म पे आ जाते हैं. बताती हूँ. पहली 3 लाइनें मार्क करना. ग्रोथ ऑफ सूफिज्म. इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज टर्न टू अससेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म. सूफी किस चीज़ में बिलीव करते थे? अससेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म. अससेटिज्म होता है संन्यास. मिस्टिसिज्म होता है जादू, मतलब ईश्वर का जादू, अल्लाह का जादू कुछ. ठीक है. फिर 4 लाइनें छोड़ के लिखा है दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हु दे रिगार्डेड एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. 1 मार्कर में आ जाएगा. सूफीज के अकॉर्डिंग परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद. इतना क्लियर हुआ? यस. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. खनकाज एंड सिलसिलास. इसमें बहुत सारे आपको उर्दू वर्ड्स मिलेंगे. वो सारे उर्दू वर्ड आपसे 1 मार्कर में पूछ सकते हैं. 4th लाइन से मार्क करना. द सूफीज बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी अराउंड द हॉस्पाइस और खनका. तो ये जो इकट्ठे होकर जहाँ पे रहते थे, जैसे हमारी धर्मशाला होती है, इनकी इकट्ठे होकर रहने की जगह थी, उसे बोलते थे खनका. ये वहाँ पे इकट्ठे होकर रहते थे. ठीक है. एंड कंट्रोल बाय द टीचिंग ऑफ मास्टर. इनके मास्टर को क्या क्या वर्ड बोलते थे? शेख, पीर और मुर्शीद. मास्टर के लिए 3 वर्ड यूज़ करते थे, शेख, पीर और मुर्शीद. ठीक है. डिसाइपल्स जो होते थे, जो गुरु को फॉलो करते थे, उन्हें बोलते थे मुरीद. एंड हर शेख मरने से पहले अपना एक सक्सेसर को सिलेक्ट करके जाता था कि मेरे बाद ये गुरु बनेगा, उसे खलीफा बोलते थे. ये समझ में आया 1 मार्कर में? मैम किंग तो अपने जो वाइस के होता था उसी को तो किंग बनाता था. यहाँ पे किंग नहीं बनाते, यहाँ पे गुरु बनाता है. ओके. ये गुरु हैं सारे, ये धर्म के गुरु हैं. वो राजा अलग होता है और ये गुरु अलग होगा. ठीक है ना. सूफी सिलसिला. सूफी सिलसिला अंडरलाइन करना वर्ड. नेक्स्ट लाइन में लिखा है द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन. ये 1 मार्कर में आ सकता है. इसके 100% चांस है आने के. The word silsila literally mean chain, signifying a continuous link between master and disciple, stretching as an unbroken spiritual genealogy to the prophet Muhammad. सिलसिला क्या होता है? एक क्वेश्चन आंसर राउंड टाइप चलता रहता है हमेशा गुरु और शिष्य में, और ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट, हाँ, डिबेट टाइप. तो इसमें एक दूसरे से सवाल जवाब करते रहते हैं और ये अनब्रोकन चेन होती है. कभी कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है, और ये प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से चलती आ रही है. ठीक है. सिलसिला पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में. ठीक है. फिर 2 लाइनें छोड़ के लिखा है स्पेशल रिचुअल बाय द इनिशिएशन वर डेवलप्ड इन विच. और एक सूफी बनने के लिए आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी होंगी. इनिशिएट टुक एन ओथ ऑफ एलिजेंस. सबसे पहले आपको कसम खानी होगी कि मैं अपने ग्रुप का साथ दूंगा. दूसरा, वोर अ पैच गारमेंट, एक बड़ा सा ढीला सा कपड़ा पहनना होगा. एंड शेव्ड देयर हेयर, गंजे होना होगा. ठीक है. जब एक शेख मर जाता था तो जहाँ पे उसकी डेथ होती थी, जहाँ उसे दफनाया जाता था, वहाँ एक दरगाह बना दी जाती थी. ठीक है. दरगाह बनाई जाती थी जहाँ पे हर साल लोग मत्था टेकने जाते थे. वैसे भी लोग मत्था टेकना चाहते थे. उस पिलग्रिमेज को, तीर्थ यात्रा को जियारत बोलते हैं 1 मार्कर में. ठीक है.
और जब आप डेथ एनिवर्सरी पे जाते हो, डेथ एनिवर्सरी को उर्स कहते हैं, ये नहीं पूछेंगे, उस दिन लोग मत्था टेकने जाते हैं, उसे ज़ियारत कहते हैं, ज़ियारत। समझ में आया? ओके मैम। ठीक है, 154 पेज पे आना। यस मैम। लास्ट 3 लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की। Because of their deliberate defiance of the Sharia, they were often referred to as Besharia in the contrast to the Basharia Sufi who compiled with it. 2 तरीके के सूफीज थे। कुछ सूफी जो थे वो शरिया लॉ को फॉलो करते थे एंड कुछ सूफी शरिया लॉ को फॉलो नहीं करते थे। जो शरिया लॉ को फॉलो करते थे उसे बाशरिया बोलते थे, जो फॉलो नहीं करते थे उसे बेशरिया बोलते थे, 1 मार्कर। ठीक है, इन बेशरिया का ऊपर एक लाइन में वर्ड, इसके ऊपर एक लाइन है, लास्ट 4th लाइन इसी पैराग्राफ की। बेशरिया लोगों को कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरीज बोलते थे। ये वर्ड दिखा इसी पैराग्राफ की लास्ट 4th लाइन। जो लोग बेशरिया होते थे, बेशरिया लोगों को कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरीज बोलते थे। ओके मैम। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, इसके अंदर से हम करते हैं सेकेंड लाइन मार्क कर लेना। शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस, शेख निज़ामुद्दीन का जो खनका है, हॉस्पाइस है, इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन घासीपुर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। ओके। ये 1 मार्कर में पूछ लेंगे कहाँ पर है इसकी जगह, खनका। ठीक है, नीचे मेजर टीचिंग ऑफ द सिलसिला, ये शायद आ जाए, यस मैम। ये आ सकता है। इसमें जो है इनकी दरगाह, ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट गुरुज थे सूफीज़ के। इनकी डेथ के बाद इनकी दरगाह बनी, 3 दिल्ली में है, एक राजस्थान में और एक पाकिस्तान में। ठीक है, सबसे फेमस जो इनका वो था पीर मुर्शीद या शेख जो था वो था शेख मोइनुद्दीन सिद्दी। यस मैम। इसकी जो दरगाह है वो है अजमेर राजस्थान में। ठीक है, दूसरा एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली में है। फरीदुद्दीन अजोधन पाकिस्तान में है। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली में है। ठीक है, तो मोइनुद्दीन इज़ इन अजमेर, कुतुबुद्दीन दिल्ली, फरीदुद्दीन अजोधन। मैम इनकी लोकेशन जो होगा वो 1 मार्क में आ सकता है ना? हाँ, लोकेशन आ सकती है। जिसमें मोइनुद्दीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर राजस्थान। आपने सुना होगा अजमेर शरीफ जा रहे हैं लोग, अजमेर शरीफ की दरगाह अगर आपने सुना हो यस मैम। तो वो इसकी दरगाह है मोइनुद्दीन की। इज़ वन ऑफ द फेमस। ठीक है, ओके, पेज 155 यस मैम। पहले की लाइन मार्क कर लेना। देयर वॉज एन ओपन किचन लंगर रन ऑन फतो अनाज फॉर चैरिटी। हमेशा दरगाह के अंदर ओपन लंगर लगा रहता था। ठीक है, और वो जो है डोनेशन से चलता था, उस डोनेशन को फतू बोलते थे लोग। ओके। ठीक है, उसके बाद 4 लाइनें छोड़ के लिखा है केम सीकिंग डिसाइपलशिप, एम्यूलेट फॉर हीलिंग एंड इंटरसेशन ऑफ शेख इन वेरियस मैटर्स। क्वेश्चन आ जाएगा कि लोग दरगाह में क्यों जाते थे। लोग डिसाइपलशिप के लिए जाते थे कि हम जो है ये सूफीज़म ज्वाइन करना चाहते हैं, हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। दूसरा, ताबीज़ लेने चाहते थे, काले काले ताबीज़, ताकि हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं। तीसरा, शेख से एडवाइस लेने जाते थे कि ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ। पहली 4 लाइनें चिश्ती डिवोशनलिज्म की। पिलग्रिमेज कॉल्ड ज़ियारत, ये हमने पहले भी पढ़ा था। जो तीर्थ यात्रा आप करते थे उसे ज़ियारत कहते हैं। टू टोम्स ऑफ सूफी सेंट इज प्रेवलेंट इन ऑल ओवर मुस्लिम वर्ल्ड। दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेजन फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस। हम ये लोग मत्था टेकने क्यों जाते हैं दरगाह पे, ताकि भगत ईश्वर, ये जो अल्लाह, ये जो गुरुज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिले। उनकी ब्लेसिंग को बोलते हैं बरकत। ठीक है, बरकत करते हैं। फिर इसी पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइनें 1 मार्कर। ख्वाजा मोइनुद्दीन पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ द पुअर। जो मोइनुद्दीन था अजमेर वाला, उसको गरीब नवाज भी बोलते थे, एज कंफर्टर ऑफ द पुअर। ये आपको एक फ़ोटो बनी हुई है। ये फ़ोटो है निज़ामुद्दीन औलिया, और उसके सामने बहुत उसका जो डिसाइपल है, फेमस पोएट भी है, अमीर खुसरो। ये फ़ोटो आ सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन से अंडरलाइन करना शुरू करो। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन, but the earlier construction to the tomb was funded in the late 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khalji of Malwa। ठीक है, जो ये मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन जो अजमेर शरीफ वाला है, सबसे पहले उसके ऊपर कौन सा मुगल राजा मत्था टेकने गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसका टोम बनाने वाला, जो फंडिंग करने वाला राजा था, वो था सुल्तान घियासुद्दीन खलजी ऑफ मालवा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। By 16th century, the shrine had become popular. In fact, it was a spiritual singing pilgrim bound by Ajmer for the inspired
अकबर टू विजिट द टॉम। उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ का राजा, फेमस राजा जो अजमेर शरीफ का दीवाना हुआ, वो था अकबर। ही वेंट देयर 14 टाइम्स। ठीक है, अपनी पूरी लाइफ टाइम में वो 14 बार वहाँ पे मत्था टेकने गया, जियारत करने गया। टू सीक ब्लेसिंग फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट, फुलफिलमेंट ऑफ वाउज एंड बर्थ ऑफ सन। वो कब जाता था? जब वो किसी वॉर पे जाने वाला होता था तो ये ब्लेसिंग लेने की मैं बहुत जीत किया हूँ, अपनी कोई कसम निभाता था, निभानी होती थी तब वो जाता था, या जब उसको बेटा पैदा होता था तो मत्था टेकने जाता था। ओके। सोर्स 7 इंपॉर्टेंट नहीं है। 157 का जो नीचे पैराग्राफ है उसकी 3-4 लाइनें मार्क कर लेंगे। ऑल्सो पार्ट ऑफ जियारत इज द म्यूजिक एंड डांस, इंक्लूड मिस्टिकल चैंट्स परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियन और कवाल्स। अंडरलाइन कर लेना, कवाल्स कौन होते थे? स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियंस होते थे सूफीज़ के अंदर, सूफीज़म के अंदर। टू इवोक डिवाइन एक्सटेसी, इस तरह से गाना गाते थे इंसान जो है मंत्रमुग्ध हो जाता था। कवाल वर द पीपल एंड इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा, और ये इस तरह से गाना गाते थे कि समा बंद जाता था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कर लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, फिर ब्लू बॉक्स आ गया पेज 158 के ब्लू बॉक्स पे। ये फोटो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अमीर खुसरो द ग्रेट पोएट, म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया गेव अ यूनिक फॉर्म ऑफ चिश्ती समा बाय इंट्रोड्यूसिंग कवाल, अ हाइम संग एट द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ कवाली। किसी भी कवाली के शुरू होने से पहले 2 इंट्रोडक्टरी लाइन बोली जाती है और लास्ट में भी 2 लाइन बोल के कवाली खत्म करी जाती है। ये स्टार्टिंग किसने करी थी? अमीर खुसरो ने करी थी। ठीक है, वो कौन सा गाना है? मेरा चैन वैन सब उजड़ा हाथ जालिम नजर हटा ले, सुना? हाँ, कोई गाना सुना तुमने कवाली का? कोई गाना तुम्हें पता है? कुन फाया तुम गाने नहीं सुनते हो? अच्छा, ठीक है। मूवीज़ में काफ़ी सारे गाने आते हैं, कुन फाया हो गया, या काफ़ी सारे फेमस गाने हैं। तो हमेशा इन गानों से पहले ना 2 लाइनें नॉर्मली गाते हैं ये सिंगिंग स्टाइल में, और उसके बाद ये गाना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले 2 लाइन गाते हैं उसे कवाल कहते हैं। जो गाना गाते हैं उसे तो जो पहली 2 लाइन होती है तो कुआल कहते हैं, और जो गाना गाते हैं उसे कवाल कहते हैं, और जो गाना होता है उसे कवाली कहते हैं। समझ आई है? ठीक है। तो अब जो ओपनिंग होता है उसे कवाली का, मतलब यहाँ पे लिखा है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ कवाली। हाँ, QAUL, एक तो ये हो गया। एक कव्वाल हो गया जो गाता है, और पूरे गाने को कवाली बोलते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के अंदर आ जाते हैं। सेकेंड लाइन से मार्क करना, दिल्ली में सूफिज्म कौन सी भाषा में बात करते थे? इन दिल्ली दोज एसोसिएटेड विद चिश्ती सिलसिला कन्वर्ट्स इन हिंदावी। दिल्ली के अंदर हिंदावी भाषा का उपयोग होता था सूफिज्म में, वन मार्कर। ठीक है, अदर सूफी सच एज बाबा फरीद कंपोज वर्सेस इन लोकल लैंग्वेज विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, वन मार्कर। फिर एक सूफी बाबा था, सूफी गुरु था बाबा फरीद, वो जो उसकी बातें थी उसको कौन सी बुक के अंदर कंपोज किया गया, लिया गया? गुरु ग्रंथ साहिब में डाला गया, जो सिख धर्म की इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, देन इसके अलावा मसनवीस, लॉन्ग विकेट अदर्स कंपोज लॉन्ग पोएम्स और मसनावीस। फिर लंबी पोएम को क्या बोलते थे? मसनावीस बोलते थे। ठीक है, एंड इसकी मसनावी का एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है प्रेम अखियन लव स्टोरी पद्मावत, कंपोज बाय मलिक मोहम्मद जैसी, वन मार्कर। ये 2019 के बोर्ड में आया था। पद्मावत के राइटर कौन है? बच्चों ने लिखा था संजय लीला भंसाली। इसके राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी। बच्चे करके आ चुके हैं पेपर में गड़बड़। ठीक है, जिसमें पद्मनी रानी और रतन सेन के किंग ऑफ चित्तौड़ के लव स्टोरी के बारे में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, अ डिफरेंट जॉनर ऑफ सूफी पोएट्री वाज कंपोज्ड अराउंड द बीजापुर कर्नाटका, दीज वर शॉर्ट पोएम इन दक्खनी। तो कर्नाटका में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी दक्खनी। सोर्स 8 आएगा, बोर्ड में आ चुका है। सूफी एंड द स्टेट छोड़ देना, नॉट इम्पोर्टेंट। सोर्स 9 बोर्ड में आएगा, आ चुका है पहले। ये नीचे फोटो है पेज 160 पे, फिगर 6.15। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर ये है, द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सीकरी, अकबर कैपिटल, सिंबलाइजिंग द बॉन्ड बिटवीन चिश्ती एंड मुगल स्टेट। ठीक है, मुगल स्टेट का जो राजा होता था वो प्रॉपर मुस्लिम होता था, इस्लामिक होता था, एंड वो लोग सूफिज्म को एक्सेप्ट करते थे। इसके लिए उन्होंने एक दरगाह बनवाई अजमेर में। इस दरगाह का नाम है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। इससे ये पता चलता था कि जो मुगल राजा हैं और सूफीज़ हैं आपस में प्यार से रहते हैं। इतना क्लियर हुआ? सूफिज्म खत्म हो गया, हम कबीर पे आते हैं। ठीक है, कबीर अंडरलाइन कर लेना, कबीर का टाइम पीरियड है 14-15 सेंचुरी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ कबीर के ऊपर, कबीर की कॉम्पोजिशंस को 2 बुक्स के अंदर रखा गया है, उसको अलग अलग जगह पे प्रिजर्व किया गया है, इसके आने के 100% चांसेस हैं। अंडरलाइन कर लेना। Verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping tradition. First, the Kabir Bijak is preserved by Kabir Panth, the path sect of Kabir in Varanasi. तो पहली बुक का नाम है कबीर बीजक, जिसको कबीर पंथियों ने सेव करके रखा और ये वाराणसी में रहते हैं। दूसरी बुक है कबीर ग्रंथावली, जिसको दादू पंथीज ने सेव करके रखा है राजस्थान में। ठीक है, और बाकी जो कॉम्पोजिशन है कबीर की वो आपको आदि ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती है, जो अगेन सिख रिलीजन की इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाना। कबीर पोएम हैज सर्वाइव्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, सम आर कंपोज्ड ऑन स्पेशल लैंग्वेज और निर्गुण पोएट। अंडरलाइन कर देना, कबीर वाज अ निर्गुण पोएट। वो कहता था कि ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं होता, जो मर्जी दे दो सब एक जैसा ही है। ठीक है, निर्गुण पोएट द संत भाषा अदर नोन एज उल्टा बंसी। अंडरलाइन कर लेना, उल्टा बंसी आर रिटन इन अ फॉर्म इन विच एवरीडे मीनिंग आर इन्वर्टेड। अंडरलाइन कर लेना। कबीर इस तरह से लिखता था कि जिसमें नॉर्मल चीज़ों को भी वो उल्टा कर देता था। जैसे इश्क एक दरिया है, ठीक, आग का दरिया है, डूब के जाना है, जबकि दरिया में आग नहीं लग सकती। ठीक है, और वो ऐसा बोलता था इश्क आग का दरिया है, काइंड ऑफ थिंग। तो हर चीज़ को फिलोसॉफिकल मैनर जिसमें नॉर्मल चीज़ों को ये उल्टा कर देता था, जो नॉर्मली नहीं हो सकता। ठीक है ना। So this hint at the difficulty of capturing the nature of ultimate reality. Expressions such as, अब कैसी कैसी बातें ये बोलता था, अंडरलाइन, the lotus which bloom without flower, एक कमल जो बिना फूल के खिलता है, fire raging in the ocean, दरिया में आग लग जाना, conveys a sense of कबीर mystical experience, ऐसा लगता था कबीर जो है बहुत mystical experience करता है। अंडरलाइन करना। नेक्स्ट, कबीर ड्रू ऑन टू अल्टीमेट रियलिटी, these include, कबीर के हिसाब से क्या अल्टीमेट रियलिटी थी? He described the ultimate reality as अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर। अगर तो आप ईश्वर को किसी भी नाम से बोल दो सब एक ही है, चाहे राम बोलो चाहे रहीम बोलो। ठीक है, ही ऑल्सो ड्रॉ द टर्म्स फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन, उसकी बातों में वेदांतिक वर्ड भी होते थे, हिंदू वर्ड्स भी होते थे, जैसे अलाक, मनमार्कर, अनसीन, निराकार, फॉर्मलेस, ब्राह्मण, आत्मन, ये सारे शब्दों को यूज़ करता था। शब्द मतलब साउंड, शून्य मतलब एम्प्टीनेस, इस तरह के वर्ड्स को वो यूज़ करता था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। Some poem drawns, first paragraph. Some poem drawns on Islamic idea use monotheism and iconoclasm to attack Hindu polytheism. ये मोनोथिज्म में बिलीव करता था कि ईश्वर एक है, जैसे हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड गॉडेसेस होते थे, ये बिलीव नहीं करता था, ये कहता था एक ही ईश्वर है। आइकोनोक्लाज्म में बिलीव नहीं करता था, मूर्ति पूजन में ये बिलीव नहीं करता था। ठीक है, ये नहीं करता था, और ये कहता था कि ईश्वर को पाना है तो जिक्र करो, ईश्वर से इश्क करो, ये सूफी वर्ड्स थे। प्लस ये नम सिमरन में, भगवान का नाम लेने में बहुत बिलीव करता था, नाम सिमरन में बहुत बिलीव करता था, भगवान का नाम लेने में बहुत बिलीव करता था। टाइम क्या हुआ है? अच्छा 4 बज गए हैं। ओके ओके ओके, चलो मैं लेट हो गई, आज के लिए इतना है, आज के लिए इतना है। ठीक है, एक सेकेंड।